हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ही क्लास की बात करें तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के जो सेकंड रूलर हुए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। यदि मैं इससे पहले वाली क्लासों की बात करूं तो दोस्तों हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे। आज डिस्कस करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। कौन है, किसका पुत्र था, राज्याभिषेक कब हुआ, इसके शासनकाल में कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में मैंने बताया था ये किसका पुत्र है। मैंने बताया था ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र है जो कि उसका उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद 1325 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाता है। 1351 ईस्वी तक इसका रूलिंग पीरियड रहता है। चलो इसके मैं वास्तविक नाम की बात करूंगा दोस्तों। तो वास्तविक नाम था इसका जोनाखा। क्या, जोनाखा इसका वास्तविक नाम था। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दी थी, लेकिन ध्यान रखना जोनाखा इसका वास्तविक नाम था। अब बात करें कि राज्याभिषेक कब करवाया गया तो ध्यान दो, हम बात करेंगे राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक कब करवाया गया तो ध्यान रखना 1325 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद इसने राज्याभिषेक करवाया। कहाँ? लाल महल में। कहाँ है लाल महल? तो मैंने बताया था दिल्ली में है, और मैंने लाल महल के बारे में आपको पहले बता दिया। लाल महल जो कि बलबन ने बनवाया था, ये उसी का महल है। इसमें अपना राज्याभिषेक करवाता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। पहले इसका नाम जोनाखा था। जब ये अपना राज्याभिषेक करवाता है वो राज्याभिषेक मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के लाल महल में करवाता है 1325 ईस्वी में। चलो हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करें दोस्तों। तो ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक, इसको इतिहास में और दूसरे किन किन नामों से जाना जाता है हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो मैं यदि बात करूं तो दोस्तों ध्यान रखना राजमुंद्री लेखों की बात करें तो इसे दुनिया का खान कहा गया है। क्या? दुनिया का खान। यदि आपसे पूछ लिया जाए दुनिया का खान किस मुस्लिम शासक को बोला जाता है तो आप झट से लगा देना मोहम्मद बिन तुगलक को। ये किस में कहा गया है? राजमुंद्री के लेखों में कहा गया है दुनिया का खान। और किस नाम से जाना जाता है तो वो ध्यान दो। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति हुए एडवर्ड थॉमस, इन्होंने कहा इसको धनवानों का राजकुमार बोलता है। कौन? एडवर्ड थॉमस। क्या बोला? धनवानों का राजकुमार किसे बोला जाता है? तो आप ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान भी बोला जाता है, साथ में धनवानों का राजकुमार भी बोला जाता है। यह बात कौन बोलता है? एडवर्ड थॉमस। इसी के साथ ध्यान दो एक व्यक्ति और हुए एल्फिंस्टीन। क्या? एल्फिंस्टीन या एल्फिंस्टन बोल सकते हो। ये व्यक्ति हुए जिन्होंने इस मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान बोला है। ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत में पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन बोलता है? एल्फिंस्टन बोलता है पागल सुल्तान। मैंने आपको 3-4 चीजें बताई है। प्रारंभिक नाम जोनाखा है,
राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में करवाता है, 1325 ईस्वी में करवाता है। इसके साथ मैंने बताया राजमुंदरी के लेखों में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसी के साथ एडवर्ड थॉमस हुए जिन्होंने धनवानों का राजकुमार बोला, किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना एल्फिंस्टन एक व्यक्ति हुए जिन्होंने पागल सुल्तान कहा दिल्ली सल्तनत का, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। चलो और इसके बारे में डिटेल से और जानकारी ले तो ध्यान रखना ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक हुआ है जो कि हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करता है, यानी ये हिंदुओं को उच्च पदों पर आसीन करता है। साथ ही क्या करता है, अपने दरबार में हिंदुओं की जो भी त्यौहार है जैसे होली है, दीपावली है, इनको मनाना शुरू करता है। चलो इसके बाद डिस्कस करें दोस्तों, तो ध्यान रखना ये दिल्ली सल्तनत का, क्या? दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक था। ध्यान देना मैंने अभी भी बोला है कि एल्फिंस्टन एक व्यक्ति हुए जिन्होंने इसे पागल सुल्तान की संज्ञा दी, लेकिन ध्यान दो मैंने अब क्या बोल दिया है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों था भैया? ध्यान दो, ये इसलिए था क्योंकि इसे कई विषयों व कई लैंग्वेज की क्या थी, इसे जानकारी थी। जैसे विषयों की बात करें तो खगोल हुआ, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, ईटीसी, कई विषयों का इसे ज्ञान था। इसी के साथ बात करें लैंग्वेज की तो उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, ईटीसी, कई विषयों का इसे ज्ञान था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने बताया कि ये कुरानी तुर्क था, इसके पिताजी कुरानी तुर्क थे, ये भी कुरानी तुर्क है। गयासुद्दीन तुगलक का ये पुत्र है। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान शासक आप इसे कह सकते हो। ध्यान देना एक व्यक्ति और हुए बर्नी, नाम सुना होगा, जयाउद्दीन बर्नी। इसने बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित शासक, सबसे ज्यादा विवादित शासक रहा है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। जयाउद्दीन बर्नी के बारे में मैंने आपको जब अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर पढ़ाया था उस समय मैंने बताया था कि ये उसी का समकालीन था। लेकिन ध्यान रखना जयाउद्दीन बर्नी को कई बार जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन माना गया है। क्यों? क्योंकि जो इसका अधिकांश समय है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में गुजरा है। और साथ ही इसने जो इसकी रचनाएं थी, तारीख फिरोजशाही, बात करें फतवा है, जहांदारी, इनमें क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के ऊपर ज़्यादा प्रकाश डालता है। इसलिए ध्यान रखना मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसका समकालीन माना जाता है बर्नी को। बाकी ये 7 सुल्तानों का काल देखकर जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना जयाउद्दीन बर्नी दिल्ली सल्तनत पर। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो है कि विद्वान शासक है, बाद में बताया कि ये पागल सुल्तान था। तो क्यों तो ये विद्वान हुआ, और बात करें क्यों पागल हुआ। विद्वान की बात मैंने बता दी, अलग अलग सब्जेक्ट की इसे जानकारी थी, लैंग्वेज की इसे अनेक जानकारी थी। इसलिए क्या होता है ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ, ये मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी का है। तो ये क्या है, पागल सुल्तान भी रहा है, साथ में विद्वान भी रहा है। तो पागल क्यों है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पागल सुल्तान अपनी योजनाओं के कारण कहलाया। इसने अपने शासनकाल में अलग अलग योजनाएं निकाली, उन योजनाओं में इसे सफलता नहीं मिली और उन योजनाओं का परिणाम इसके प्रतिकूल रहा, जिसके कारण इसे पागल सुल्तान कहा जाने लगा है। अब वो योजनाएं कौन सी है उनके बारे में डिस्कस में करने जा रहा हूँ। इसकी सबसे पहली जो योजना थी वो ध्यान दो, राजधानी
स्थानांतरण क्या है? राजधानी स्थानांतरण। यह है क्या? मैंने बोला राजधानी स्थानांतरण यानी कैपिटल ट्रांसफर की बात कर रहा है। इसकी जो राजधानी शुरुआत में थी वो ध्यान देना, शुरुआत में दिल्ली, बाद में ध्यान दो दौलताबाद, देवगिरी या कुव्वत उल इस्लाम। ध्यान देना, पहले दिल्ली इसकी राजधानी थी प्रारंभ में जब ये शासक बना, लेकिन कुछ समय बाद ये अपनी राजधानी दिल्ली से ट्रांसफर करता है दौलताबाद। दौलताबाद को ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक, पहले नाम देवगिरी था लेकिन इसने इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। आप दौलताबाद के नाम से याद रखना, अधिकांश क्वेश्चन में आपको जो आंसर मिलेगा दौलताबाद मिलेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना देवगिरी के नाम से इसे जाना जाता है, कुव्वत उल इस्लाम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखो ये यहाँ से ट्रांसफर करता है दौलताबाद, कहाँ से? दिल्ली से, लेकिन ऐसा बोला जाता है कुछ समय बाद इसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा और दौलताबाद से अपनी राजधानी वापस दिल्ली लानी पड़ी थी। ये इतिहासकारों का मानना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि पानी की कमी और अनेक समस्याएं आ गई थी, जिसके कारण इसे यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ा था। कहाँ? यहाँ दिल्ली में। अब देखो इनके पीछे रीजन क्या थे? दिल्ली से दौलताबाद इसने जो ट्रांसफ़र किया उसका कारण क्या है? उन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो कारण देखो, जयाउद्दीन बर्नी बोलता है कि इसने जो दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र किया उसका मुख्य कारण था दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण। मैंने आपको बताया 1221 ईस्वी में सबसे पहले चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। जब से आक्रमण चलते आ रहे हैं। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक बार हुए। तो इसका मानना ये था कि क्यों न मैं दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लूँ, बाद में जो मंगोल आक्रमण होगा उनसे बचा जा सकता है। ये इसका मुख्य एक कारण माना जाता है। क्या? मंगोल आक्रमणों की सुरक्षा की दृष्टि से। पहला कारण तो ये है, जयाउद्दीन बर्नी लिखता है कि मंगोल आक्रमणों की सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली से दौलताबाद इसे ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ध्यान दो इसके शासनकाल में लगभग 1328-29 की बात है, लगभग बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है, ये लगभग 1328-29 की बात है। इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण केवल एक बार हुआ था। क्या? मंगोल आक्रमण की बात करें तो तरमाशिरीन, ध्यान रखना, तरमाशिरीन के नेतृत्व में एक बार मंगोल आक्रमण हुआ था इसके शासनकाल में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। किसकी बात कर रहा हूँ? मोहम्मद बिन तुगलक की मैं बात कर रहा हूँ। तरमाशिरीन के नेतृत्व में मंगोलों का एक आक्रमण हुआ इसके शासनकाल में। पहला कारण मंगोल आक्रमणों की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। अब देखो एक और कारण सामने आता है। एक व्यक्ति हुए थे इब्न बतूता, नाम सुना होगा। ये मोरक्को अफ्रीका का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लगभग 1333 ईस्वी में सिंध के मार्ग से कहाँ आता है? दिल्ली आता है। ये लिखता है ये भाई साहब अपनी एक पुस्तक 3 की, ध्यान देना, रहेला या रहेला दोनों आपको मिल सकते हैं। इस पुस्तक में अपनी भारत प्रवास की जानकारी देता है। किताब उल रहेला या रहेला आप बोल सकते हो। इस पुस्तक में संपूर्ण जानकारी अपनी भारत प्रवास की ये देता है। ये बोलता है भाई साहब कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी जो ट्रांसफ़र की कैपिटल को, वो इसलिए की क्योंकि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये शुरू से ही ध्यान रखना, जब से शासन पर बैठा था शासन करने के लिए, तब से धार्मिक उलेमाओं, क्या?
धार्मिक उलेमाओं के प्रति जो मुस्लिम धार्मिक उलेमा थे उनके विरुद्ध फैसले दिया करते थे, जिसके कारण दिल्ली की लगभग अधिकांश जनसंख्या इसके विरुद्ध हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। और ऐसा बोला जाता है परेशान दिल्ली की जनता बार बार दिनों दिन इसके पास जो गलत शब्दों में लेटर लिखकर दिया करती थी, जिससे परेशान हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। और ये फैसला इसलिए लेता है क्योंकि वो दिल्ली की जनता को पनिशमेंट देना चाहता था। इसका मानना था कि मैं इनको सजा दूंगा ही दूंगा क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, मोरक्को का यात्री था। ध्यान रखना, ये अपनी पुस्तक रहेला या रेहला में ये संपूर्ण भारत प्रवास की जानकारी देता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जिंदगी मार्ग से इसी के शासनकाल में आया था। ये बात कर ली हमने इसकी राजधानी परिवर्तन की योजना का, लेकिन ध्यान दो इसकी योजना फ्लॉप रही। 2-3 साल मानते हैं, लगभग 2 साल मानते हैं, उसके बाद यहाँ वापस आना पड़ता। इसकी योजना खर्च हो चुकी है, इसकी योजना विफल हो चुकी है। इसमें इसे काफ़ी खर्चे का सामना करना पड़ा था क्योंकि अनेक सुविधाएं देनी पड़ी थी। रास्ते में लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा थी इनकी। अब आपको पता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में डबल खर्चा तो होना तय है, इसलिए इसके राजकोष का काफ़ी धन यहाँ निकल चुका था। लेकिन ध्यान दो, ये भाई साहब इसके साम्राज्य का दिवाला निकल चुका है, लेकिन अभी भी उड़ते हुए तीर लेने से रुक नहीं रहा है, योजना पे योजना ला रहा है। इसकी जो अगली योजना थी वो सुनो। टोकन करेंसी की हम बात करने वाले हैं। क्या हम बात करेंगे दूसरी योजना, जो कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ध्यान दो, इस सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले कुबलाई खान, ये चीन का क्या था? चीन का मंगोल शासक था कुबलाई खान, जिसने कागज की मुद्रा का प्रचलन किया था। इसका मतलब सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले चीन का मंगोल शासक कुबलाई खान था, जिसने कागज की मुद्रा का क्या किया था? प्रचलन किया था। ये सांकेतिक मुद्रा है क्या? वो सुनो। एक मुद्रा के स्थान पर दूसरी मुद्रा का प्रचलन कर देना सांकेतिक मुद्रा थी। अब ये देखो ये क्या करता है, एक चांदी का सिक्का बराबर एक तांबे का सिक्का। भाई साहब ने योजना निकाल दी, एक तांबे के सिक्के का जो मूल्य होगा वो एक चांदी के सिक्के का जो मूल्य होगा एक तांबे के सिक्के के मूल्य के बराबर होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि एक चांदी के सिक्के से आप जो वस्तु खरीद सकते हैं वो एक तांबे के सिक्के से आप खरीद सकते हैं। इनका जो योजना थी ये गलत योजना नहीं थी, ऐसा बोला जाता है। उस समय संपूर्ण संसार में लगभग इसके शासनकाल की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण संसार में लगभग चांदी का बोले तो कमी थी। चांदी की बात करें, इनका कारण क्या हो सकता है? एक तो चांदी की कमी थी उस समय, इनका मुख्य कारण ये हो सकता है। बात करें दूसरा क्या है, जब भी ये भाई साहब शासनकाल करने के लिए जब भी बात करें शासन पर बैठता है, शासन करने के लिए गद्दी पर है, उस समय अधिकांश धन लोगों में वितरित करता है, जिसके कारण इसके साम्राज्य का जो राजकोष है उसमें धन की कमी आ गई थी। इसलिए इसने तांबे के सिक्के चलाना शुरू कर दिया भैया ने। अब देखो वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, चांदी का सिक्का बराबर एक तांबे का सिक्का कर दिया, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब देखो जो टकसाल हुआ करते थे सिक्के बनाने के लिए, जो भी नियंत्रण में होते हैं टकसाल, उन टकसालों के ऊपर भाई साहब नियंत्रण नहीं रखता है। ऐसा बोला जाता है दिल्ली के आसपास सभी इलाकों में हर हिंदू का जो घर है वो टकसाल बन चुका है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि हर घर में तांबे के सिक्के बनना प्रारंभ हो गए थे। अब एक चीज बताओ, जब भी तांबे के सिक्कों की संख्या यानी कि जो फर्जी करेंसी बन रही है अधिकांश मात्रा में हो जाएगी तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। देखो पहले
जो कि 25 पैसे में कोई भी वस्तु ले आते थे, जैसे गुड़ का कट्टा है, आज वो वस्तु 1300 से 1400 एक कट्टा हो गई है। क्यों? उसका कारण क्या है? वो कारण है, आज उस समय लोगों की आय होती थी 5 पैसे 5 रुपये इस तरह होती थी। आज लोगों की आय लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये हो गई है। जैसे जैसे मनी बढ़ी उस तरह क्या होता है, मूल्य भी बढ़ता जाता है। अब देखो, छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए लगभग 100-200 सिक्के लेकर जाना पड़ रहा है। इस तरह की समस्या का पता जब मोहम्मद बिन तुगलक को चला तो ये भाई साहब क्या कहते हैं कि आप तांबे के सिक्के यहाँ जमा करवाओ और एक चांदी के सिक्के लेकर जाओ बदले में। अब ऐसा बोला जाता है। आपको पता है कितनी मात्रा में तांबे के सिक्के बन चुके हैं, और चांदी तो वैसे ही अभाव है चांदी का। तो ये भाई साहब तांबे के सिक्के क्या करती है जनता, इसके पास डिपॉजिट करवाती है, जमा करवाती है। बात करें चांदी के सिक्के वापस लेकर जाती है। ऐसा बोला जाता है इसका संपूर्ण खजाना खत्म हो चुका था और एक तांबे के सिक्कों का ढेर लग चुका था दिल्ली दरबार के सामने। ये जो योजना थी ये भी इसकी क्या होती है, विफल होती है, असफल होती है। इसमें काफ़ी खर्च करना पड़ता है, पूरा राजकोष निकल चुका है, पूरा दिवालिया निकल चुका है, इसलिए ये योजना भी इसकी फेल हो जाती है। अब देखो, फिर भी भाई साहब के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था, योजना पे योजना ला रहा है। अगली इसकी योजना है वो देखो, वो है कराचिल व खुरासान। क्या? तीसरी योजना की बात करूं तो कराचिल व खुरासान योजना अभियान। ये क्या है भैया? कराचिल और खुरासान इस महाशय के साम्राज्य की सीमाओं के भी स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन भाई साहब ने यहाँ अभियान चलाने की सोच ली। अरे सोची जो तो सोची, कोई दिक्कत नहीं है, सोच ली, अभियान था, चलाने की सोच ली। लेकिन ध्यान दो, ये क्या करता है, लगभग बोला जाता है 2-3 लाख की सेना लेता है और उस सेना को देखो दिवालिया पहले निकल चुका है और उस सेना को अग्रिम वेतन दे देता है। अरे कि चलो आप मजे लो, अग्रिम वेतन में देता हूँ, फुल आपको वेतन देता हूँ, फिर चलो आप अभियान करेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कुमायूं हिमालय से इसका रास्ता गुजरता था, वहाँ से इसका सेना का जाना इम्पॉसिबल था, काफ़ी सेना का इसका लॉस हुआ। साथ ही देखो ये अभियान भी इसका क्या हो जाता है, असफल। क्या हुआ? असफल अभियान। भैया ये अभियान भी असफल हो चुका है। देखो अग्रिम वेतन दे दिया, 2-3 लाख की सेना है, वहां जाने के लिए आपको पता है इतनी सेना है, खाना पीना हर तरह की व्यवस्था करना पड़ता है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो धन है वो यहाँ भी इस योजना के तहत इसका निकल जाता है। और भी दिवालिया था तो और भी दिवालिया हो गए भैया। अब देखो इसकी लास्ट एक और योजना है, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। वो थी 4 नंबर की योजना थी दोआब कर में वृद्धि। क्या है दोआब कर में वृद्धि? क्या है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। मैं आपको ये बताऊं कि गंगा नदी है, इधर यमुना नदी है, इसके मध्य का जो भी ये बेल्ट है ये दोआब था। इस दोआब में ऐसा बोला जाता है, आपको पता है 2 नदियां बहाकर मिट्टी लाएगी, वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर फसल होगी वो ज़्यादा होगी, अधिक गुणवत्तापूर्ण होगी। इसने सोचा क्यों न मैं इस दोआब वाले ये बेल्ट है इसमें करों में वृद्धि कर दूँ। तो ध्यान दो, पिता के शासनकाल में 1/10 था, इस भाई साहब ने 1/2 कर दिया, यानी कि 10% था पहले, अब भाई साहब ने 50% कर दिया, यानी कि 50% उपज किसको देनी पड़ेगी? वो देनी पड़ेगी मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन ध्यान दो, जब किस्मत फूटी हुई हो, पिछली 3 योजनाएं असफल हो चुकी है, ये कौन सी सफल होने वाली है? ऐसा बोला जाता है जैसे ही दोआब करों में वृद्धि करता है वहाँ अकाल पड़ जाता है। क्या अकाल पड़ जाता है? देखो अकाल पड़ चुका है। अब देखो अकाल पड़ने के बाद इनकम बढ़ना तो दूर की बात, किसानों को ऋण और देना पड़ रहा है। आपको पता है एक तरह किसानों के लिए तो ये गवर्नमेंट का काम कर रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखो यहाँ इनकम बढ़ाने की इसने सोची थी, लेकिन इनकम बढ़नी तो दूर की बात है, अब ऋण और देना पड़ रहा है।
तो ध्यान देना, ऋण देने के लिए, किसानों को कृषि ऋण देने के लिए इसने एक विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए कोही। ध्यान देना, कृषि ऋण, ये दीवान ए कोही विभाग किसानों को कृषि ऋण प्रदान करता है। अब ध्यान दो, दीवान एक कोही विभाग एक नए विभाग की स्थापना की जो किसानों को कृषि ऋण प्रदान करता है। साथ ही ध्यान रखना, अकाल संहिता एक विभाग की स्थापना भी इसी ने की थी। ये देखो, इस विभाग के तहत किसानों को ऋण उपलब्ध करवा रहा है, इनकम बढ़ाने की बात थी, वापस ऋण दिया जा रहा है। दिवालिया पहले निकल चुका है और दिवालिया निकलने की तरफ है। देखो, एक चीज और ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि फसल चक्रण पद्धति को शुरू किया। ध्यान देना, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक है जिसने फसल चक्रण पद्धति को शुरू किया। इसका मतलब है एक किस्म की फसल उगाने के बाद नेक्स्ट दूसरी किस्म की फसल का बोया जाना क्या कहलाता है? फसल चक्रण पद्धति की शुरुआत कौन करता है? वो करता है मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान दो, ये 30 की योजनाएं, चारों योजनाएं खत्म हो चुकी है, पूरी तरह दिवालिया बन चुका है। अब देखो आगे क्या है, क्या इसके बारे में मुख्य हो सकते हैं वो देखो आप। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इसी अकाल टाइम के समय ही, क्या इस अकाल के समय ही मोहम्मद बिन तुगलक है, अकाल की बात कर रहा हूं, इस अकाल के समय की बात चल रही है। इस अकाल के समय दिल्ली से 100 मील दूर स्वर्ग दुआरी या स्वर्ग गढ़ी शिविर में चला जाता है। ये कहाँ है? ध्यान देना, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान दो, मैंने बोला अकाल के समय परेशान होकर स्वर्ग दुआरी या स्वर्ण गढ़ी शिविर में चला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक गंगा नदी के किनारे शिविर लगा था। लगभग ऐसा बोला जाता है 2.5 साल, क्या 2.5 साल का जो समय था इसने यहीं गुजारा था। अब ध्यान दो, यहाँ इसने 2.5 साल का समय गुजारा है, ये चीज ध्यान रखना। इसी के साथ एक चीज और बता देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा एकमात्र शासक है जो कि अपने जो सामान्य जीवन में किसी सामान्य जल का प्रयोग न करके किसी नदी विशेष का जल काम में लेता है। वो नदी कौन सी थी? गंगा नदी थी, जिस नदी का ये जल काम में लेता है। ये चीज आप ध्यान रखना। अब ध्यान दो, इसके दरबार में कुछ जैन मुनि, क्या जैन मुनि हुआ करते थे, उनमें से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक का नाम तो है जैन प्रभु सूरी, बात करें राजशेखर, तीसरे की बात करें जम्बू जी। ये जैन मुनि थे जो कि परमानेंट मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में रहते थे। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक संतों, हिंदुओं तथा जैन मुनियों का क्या करता है? सम्मान करता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये काम करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को, इसकी बात कर रहा हूं मैं, अकबर का पूर्वगामी बोला जाता है। मैंने क्या बोला?
जैन मुनियों, हिंदुओं तथा संतों का सम्मान करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अकबर का पुरोगामी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अकबर ने भी यही काम किया था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता है? अकबर का पुरोगामी बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके बारे में क्या मुख्य बातें हो सकती है वो देखो। मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो दिल्ली सल्तनत का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। लेकिन ध्यान दो, सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, लेकिन स्वतंत्र भी इसी के शासनकाल में हो गया था। किसी विशेष विद्रोह हुए थे इसी के शासनकाल में, लगभग 34 विद्रोह माने जाते हैं। दक्षिण भारत में लगभग 27 विद्रोह हुए थे। वो विद्रोह जो कि इसने 100 गांवों पर एक मुखिया नियुक्त किया था। दक्षिण भारत में हर 100 गांवों पर अलग अलग मुखिया नियुक्त किया था। वो जो मुखिया थे इसी के खिलाफ विद्रोह करते हैं और उस विद्रोह के चलते दक्षिण भारत में जो अधिकार किया था वो राज्य या प्रांत अपने आप में स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो ध्यान देना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। इसी के साथ ध्यान दो, मैं बात करूं इसके निर्माण कार्यों की, किसकी? इसके निर्माण कार्यों की बात करूं दोस्तों तो ध्यान देना, इसने जहां पनाह बाद शहर बसाया। कहाँ है? दिल्ली में। ध्यान दो, आदिलाबाद किला बनवाया। ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में ही है। मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पास जहांपनाबाद शहर की नींव रखी, साथ ही आदिलाबाद किला बनवाया। ये काम इसने अपने शासनकाल में किए थे। अब ध्यान दो, हम इसके अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। अब इसकी मृत्यु की बात करेंगे। ध्यान दो, 1351 ईस्वी में सिंध में हुए विद्रोह को दबाने के लिए गए MBT मोहम्मद बिन तुगलक का इसी विद्रोह में मृत्यु हो जाती है। यह चीज आप ध्यान रखना। मैंने आपको बताया कि 1351 ईस्वी में सिंध में एक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने गए MBT मोहम्मद बिन तुगलक की इसी विद्रोह में क्या हो गई थी? मृत्यु। अब जो भी आगे जो भी इसका उत्तराधिकारी होगा, इसके बाद जो शासन करने आएगा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये क्लास पसंद आई, प्लीज इस क्लास को लाइक शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली क्लासों की आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।